प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कहानी। कहानी सुनना सुनाना हजारों वर्षों से हमारी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। ये मन को रमाती है और मनोरंजक होती है। वस्तुतः जीवन में कहानियों का विशेष महत्व है। शिक्षाप्रद कहानियों का हमारे मानस पटल पर विशेष प्रभाव होता है। छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। कई बार जो बात हम अन्य तरीके से नहीं समझ पाते, वो एक छोटी सी कहानी हमें आसानी से समझा जाती है। बच्चों, जावेद अख्तर का नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत जावेद अख्तर जाने माने लेखक, गीतकार, शायर, पटकथा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों भोपाल प्रवास के दौरान उनका आकाशवाणी के स्टूडियोज में भी आगमन हुआ। सुनो कहानी कार्यक्रम के संदर्भ में जब उनसे कहानी सुनने सुनाने की परंपरा पर बात हुई तो उन्होंने कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहाँ उसे सबसे पहले अपनी माँ से भेंट होती है, बाप से, नाना नानी, दादा दादी, घर के आंगन से, आंगन में जो पेड़ है उससे, तो एक और चीज़ है जो हर घर में होती है और हर बचपन का हिस्सा होती है, उसका नाम है कहानी। कहानी बच्चे को घर से बाहर की दुनिया दिखाती है। कहानी बच्चे को एक ऐसी दुनिया भी दिखाती है जो शायद अब दुनिया में नहीं है। और ये कहानियाँ क्यों माएँ बच्चों को सुनाती हैं और नानियाँ दादियाँ सुनाती हैं, बरसों से, सदियों से, युगों से ये रवाज है दुनिया के हर कोने में। शायद इस वजह से कि बच्चे को सोचने की और समझने की और याद करने की और अपने दिल ही दिल में तस्वीरें बनाने की जो प्रैक्टिस होती है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वो कहानियों से मिलती है। कहानियाँ दो तरह की होती हैं। एक कहानी जो किसी ने लिखी है और आपको मालूम है कि किसने लिखी है, और एक कहानी वो है जो नानियाँ दादियाँ सुनाती है। ये कहानी लोक कथा कहलाती है, लोक कहानी कहलाती है। ये किसने लिखी थी, किसने सोची थी, किसने बनाई थी, किसी को नहीं पता। ये कहानी धीरे धीरे और पॉलिश होती रहती है, बदलती रहती है, ज़्यादा अच्छी होती है। एक नानी से दूसरी नानी, एक दादी से दूसरी दादी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ये कहानी जाती है। इन कहानियों से बच्चे को सोचने का, अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में तस्वीरें बनाने का काम आता है। इन कहानियों से उसे ये मालूम होता है कि ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आ सकते हैं, कैसी कैसी मुश्किलें आ सकती हैं। इन कहानियों से उसे जो कैरेक्टर, जो हीरो या हीरोइन है कहानी का, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई बच्चा हो, बच्ची हो या खरगोश हो, कोई भी हो उस कहानी में, वो जब मुश्किल में आता है तो बच्चे के दिल में उसके लिए एक हमदर्दी पैदा होती है, एक उसके लिए एक उसकी मदद करने का, या वो बच जाए या उसका अच्छा हो जाए, ये ख्वाहिश पैदा होती है। बच्चा सीखता है कि अपने अलावा भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरे के दर्द को महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया कहानियों ही की वजह से खूबसूरत है। अगर इस दुनिया में कहानियाँ ना होती तो सिर्फ बातें ही बातें होती और कोई कहानी ना होती तो बचपन बचपन ना होता और ये ज़िंदगी ज़िंदगी ना होती। ये थे जाने माने लेखक, गीतकार, शायर, पटकथा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अख्तर। कह रहे थे कि कहानियाँ नहीं होती तो दुनिया इतनी रंगीन नहीं होती। कहते हैं कर भला तो हो भला। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही संदेश है। कहानी है दस्तक और कहानीकार हैं डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी। ये कहानी आपको सुना रहे हैं जिला अभियोजन अधिकारी CID मध्य प्रदेश शैलेंद्र सिरोठिया। तो आइए सुने कहानी दस्तक।
सरेआम वे चिल्ला रहे थे। कभी किसी को देखकर मारने दौड़ते तो कभी खिलखिलाकर हंसने लगते, कभी रोते रोते किसी फिल्मी गाने की पंक्ति गुनगुनाकर नाचने लगते। आने जाने वाले लोग सहज ही चौराहे पर कुछ देर खड़े होकर अपना मनोरंजन करते और चले जाते। फिर भी वहां एक अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। सहसा किसी को विश्वास नहीं होता था कि वे ही हरि बाबू हैं जो कभी किसी ऊंचे पद पर सुशोभित थे। वे जहां भी जाते हजारों की भीड़ उनका स्वागत करती। स्वप्न में भी उनकी इस स्थिति की कल्पना किसी को नहीं थी। चौक पर उनकी उस दशा को देखकर शीला गंभीर हो गई थी और मैं गरीबा से मिलने उसके घर चला गया। गरीबा बीमार था, 2 दिन हो गए थे उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वहां से लौटकर उस दिन मैं बहुत देर से घर पहुंचा था। घर में पैर रखते ही पत्नी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। हमें यहाँ शहर में नहीं रहना है, चलिए हम सबको देहात में छोड़ दीजिए, वहाँ मैं आराम से रह लूँगी। छुट्टी के दिन भी आप कभी भी कहीं भी घूमते रहते हैं, और लोग भी तो नौकरी करते हैं, आराम से हैं, और आप दूसरों के काम के पीछे दीवाने रहते हैं। समाज सेवा ही करनी थी तो शादी ना करते। अचानक कभी कुछ हो जाए तो मैं अकेली क्या कर लूँगी। कुछ देर बाद भोजन की थाली सामने रखते हुए उसने मेरा मनुहार किया। मैं चुपचाप भोजन करता रहा। इस बीच शीला ने इंस्पेक्टर साहब के बच्चे की बात बताई। छत से गिर पड़ा था, दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। कोई कह रहा था कि प्लास्टर आदि में हजारों रुपये एक ही दिन में खर्च हो गए थे। अपना सोनू भी बड़ा चंचल है, दिन भर छत पर खेलता रहता है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कुछ हो जाए तो मैं अकेली क्या कर सकूंगी। पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है। घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती हैं तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई कि वे सीधे मुंह बात नहीं करते। आपके विषय में भी तमाम बातें की जाती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठी गंदी बस्ती में जाने में इन्हें ज़रा भी विचार नहीं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए शीला, मेरी पत्नी, अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक ना सकी। तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। शीला, इस समय तो मुझे बस इतना ही कहना है कि यदि कभी कुछ होता है तो उस समय धैर्य रखो। इन बातों को सुनकर शीला ने दोबारा मेरा कोई विरोध नहीं किया। उसने मेरे स्वभाव अनुसार अपने को ढाल लिया था, किंतु उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका था। उसका अंतर्द्वंद बराबर चलता रहा। वे औरों की भांति ही मुझे भी अपने परिवार की प्रगति और खुशहाली में संतुष्टि के लिए सीमित रखना चाहती थी। इसलिए मन ही मन उसके विचारों की संकीर्णता और द्वंद्व समाप्त करने के लिए मैं चिंतित रहने लगा था। कुछ दिनों बाद मुझे अपने एक मित्र के काम से 10 दिनों के लिए त्रिवेंद्रम जाना पड़ गया। इधर होनी होकर रही। एक दिन शीला रसोई में व्यस्त थी। सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया था। मिनटों में ये घटना मोहल्ले से मोहल्ले होते हुए पूरे नगर में फैल गई। सहानुभूति में दर्शकों की भीड़ लग गई। जो जिस लायक थे सहायता के लिए टूट पड़े। उपचार के लिए रुपये कहाँ से आए, किसने दिए, ये कोई जानकारी शीला को नहीं थी। घंटों बाद अस्पताल में रोगी शैया पर अपने को देखकर वे चकित रह गई। उसे पता चला कि सोनू को मूर्छित देखकर उपचार तो दूर रहा, वे स्वयं सदमे से मूर्छित हो गई थी। अस्पताल में अमीर गरीब स्तर के सहयोगियों की एकत्रित भीड़ को देखकर वे दंग रह गई। उसे मेरे अनुपस्थिति की अनुभूति भी ना हो सकी थी। शायद मैं उपस्थित रहकर भी उतना धन नहीं जुटा सकता था। उस दिन जिस समाज के पीछे में दीवाना रहता था, उसका दर्शन करते वे नहीं आगाती थी। कुछ समय बाद सोनू स्वस्थ हो गया था। उस घटना के बाद शीला का मन बदल गया था। वह मन ही मन समाज के प्रति मेरे कार्यों की सराहना कर रही थी और बेताब हो रही थी अपनी बात शीघ्र मुझे सुनाने के लिए। त्रिवेंद्रम से लौटकर 11वें दिन मेरे घर पहुंचने पर शीला ने अपना टेप रिकॉर्ड खोल दिया और मैं अक्षरशः उसकी बात सुनता रहा। इसी बीच धूल धुसरी सोनू अपना खेल समाप्त कर चुपके से आया और मेरी पीठ पर सवार हो गया। मुझे दक्षिण की वह घटना याद आ गई। अब गणेशन स्वस्थ हो गया होगा। सूर्यास्त का समय था।
त्रिवेंद्रम के प्रसिद्ध सागर तट कोवलम बीच पर हजारों की भीड़ मचल रही थी। बच्चे कभी सागर के जल को एक दूसरे पर उछालते तो कभी बालुका में तट पर दौड़ते। वह दृश्य बहुत ही रोचक एवं आकर्षक था। अचानक एक चीख सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो एक 8 वर्ष का बालक चिल्ला रहा था। उसके पैर के तलवे से खून बह रहा था। मौखिक सहानुभूति के अतिरिक्त दर्शकों की उस भीड़ में कोई संवेदना न थी। केवल एक महिला के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। गोद में एक बच्चे के कारण शायद वे लाचार थी। ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर दूर तक पैदल वे बच्चों को कैसे ले जाए। एक क्षण भर उन दोनों को देखने के बाद मैंने बच्चे के पैर में चुभी कील को निकाल दिया। घाव पर रुमाल बांधने से रक्त बहना बंद हो गया था। अपनी पीठ पर लादकर मैंने गणेशन को ऑटो स्टैंड पर पहुंचा दिया था। इस घटना को सुनकर मेरे सिद्धांतों के प्रति शीला की आस्था और विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया था। उससे आश्चर्य हो रहा था जब मेरा सोनू छत से गिरा था। ठीक उसी दिन उसी समय में 8 वर्षीय गणेशन की पीठ पर लादकर ऑटो स्टैंड पर जा रहा था। उस समय मेरी अनुपस्थिति में सोनू की सहायता के लिए लोग व्याकुल हो उठे थे। कुछ दिनों बाद मुझे ये जानकर संतोष हुआ कि शीला अवकाश के क्षणों में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा के कार्य करने लगी थी। एक दिन वह कह रही थी कि जो समाज की उपेक्षा कर मात्र अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहता है, प्रकृति उसका नियंत्रण स्वयं करती है, समय आने पर उन्हें दंड भी देती है। तभी मुझे हरि बाबू की याद आई। इतने ऊंचे पद पर काम करते हुए उन्होंने अपने लिए क्या क्या नहीं किया, पर आज उनकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। वे कभी किसी के दुख सुख में शरीक नहीं रहे। रिटायरमेंट के बाद एकमात्र पुत्र शोक के अवसर पर उनके पूर्व कथित आत्मीजनों के भी दर्शन नहीं हुए। समाज के अन्य लोगों से तो वे संपर्क पहले ही तोड़ चुके थे, इसलिए समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने समाज के साथ किया था। इस कठोर सत्य को वे समझ न सके और पागल हो गए। समाज को समझने का जब समय था, शक्ति थी, तब समझ न सके, और जब समाज को समझने की समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी की कहानी दस्तक। कहानी सुना रहे थे जिला अभियोजन अधिकारी CID मध्य प्रदेश शैलेंद्र सिरोठिया। पाँच फरवरी को प्रसारित छठे एपिसोड में आपने सुना था गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी भिखारिन पर आधारित कहानी याचक और दाता। आपको बताना था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसके जवाब में प्राप्त मेल में से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम हैं: सूरज मिश्रा, शासकीय बालक माध्यमिक शाला गोहपुरा, जिला शहडोल; कुमारी काजल काजले, शासकीय माध्यमिक शाला किल्लौद, जिला खंडवा; आयुषी देशमुख, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डहुआ मुल्ताई, जिला बैतूल; आसू चैतराम राउत, शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपार कला, बरघाट, जिला सिवनी; और सनम अहिरवार, शासकीय माध्यमिक विद्यालय ओढ़की, जिला सतना। सभी विजेता विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी विजेताओं को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज आपने सुना डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी की कहानी दस्तक। आपको बताना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मंगलवार तक सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता का नाम मेल से भेजेंगे। ईमेल का पता है sunokahani.mp@gmail.com। सर्वश्रेष्ठ 5 चुने गए उत्तरदाता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। देर किस बात की, अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। अगले हफ्ते फिर सुनिएगा एक नई कहानी। नमस्कार। सुनो कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान, सुनो कहानी।
बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी, सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।